हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन हम लोग एमपीपीजीसीएल जेईई 20 अप्रैल 2023 को जो शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन में पेपर हुआ था गाइस, उसको कंप्लीटली एनालाइज करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग 75 क्वेश्चन जो टेक्निकल में पूछे गए थे, इसको हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं और हम लोग ये भी जानने वाले कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे आने वाले समय में। देखिए, इस एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन को रेफरेंस लेते हुए कंसिडर किया गया और अभी हमने आपको जो रिसेंटली एमपीपीजीसीएल जेईई का जो आपको कोर्स प्रोवाइड किया था, उसमें से भी आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको दोनों भी शिफ्ट का और भी आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैक्सिमम जल्दी से जल्दी मैं आपको आज ही के आज आपको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आज या फिर मैक्सिमम कल, ठीक है। सो ट्राई कीजिएगा जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस में आपको कोई करेक्शंस लगता है आने वाली शिफ्ट में, या फिर अगर आपने जो आंसर की आपको पास मिलेगी उसमें अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सबसे पहला ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, शिफ्ट 1 का पेपर है गाइस, हम लोग देखने वाले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 3 फेज लोड शोन इन द फिगर, ठीक है। यहाँ पे 3 फेज लोड बताया गया, ठीक है, और इन चारों स्टेटमेंट में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें पूछा गया। अब देखिए गाइस, ये 3 फेज लोड रहता है, दो कंडीशन रहती है, एक तो रहता है वो बैलेंस्ड या फिर एक तो रहता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस कब, जब उसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट रहता है, इसका इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन वो अनबैलेंस कब होता है, मान लो दोनों में से तीनों फेजेस में से एक भी कोई फेजेस अनइक्वल हो, या फिर फेज डिस्प्लेसमेंट अलग हो, या फिर वोल्टेज वैल्यू अलग हो, या फिर वो डिस्कनेक्टेड हो, तो हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड। अगर हम लोग इस 3 फेज लोड को देखते हैं तो यहाँ पे देखते ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पे एक जो फेज ए है ये ओपन सर्किट हो चुका है, तो मतलब ये यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फिर 2 फेजेस का बनाया हुआ सर्किट हो चुका है। ओके, तो ये मान लो ये बैलेंस लोड तो होगा नहीं, अनबैलेंस लोड है। लेकिन अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एक करंट जा रहा है IN, ठीक है, आउटगोइंग, यहाँ पे इनकमिंग है हमारे पास में IB और इनकमिंग करंट है हमारे पास IC। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में KCL का लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस नोड पे अगर हम लोग इसको कॉमन नोड C भी मान लेते हैं, ठीक है, फिर न्यूट्रल का जो हम लोग N भी मान लेते हैं, तो हमारे पास में जो करंट इनकमिंग है वो है हमारे पास IB प्लस IC, ठीक है, और आउटगोइंग कौन सा है IN, इसलिए हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन से। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, काफ़ी हम लोग आसानी से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया था, मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी दोनों भी शिफ्ट और भी आपको देखनी है, ठीक है। 75 क्वेश्चंस की हमें 2 शिफ्ट और डिस्कस करनी है, ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स को, इसी तरीके से कंटेंट आपको देते रहता हूँ। जितने मैक्सिमम लाइक आएंगे आप गाइस जल्दी से जल्दी इस सेशन को, उतना ही ज़्यादा मैं आपको क्विकली आपको रिस्पॉन्स शीट का जो है डिटेल सोल्यूशन है प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, एक सर्किट बताया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अभी इसमें से भी रिलेशन हमें करेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है E, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये फ्लो हो रहा है हमारा I, और 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है। लेकिन जहाँ तक हम लोग R3 की बात किया जाती है तो उसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। ये सर्किट में होने या ना होने से इसका कोई मतलब नहीं आता, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्टिव रहेगी। सिंपल है। तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप कौन सा होगा, ठीक है, IR1 प्लस IR2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, सप्लाई वोल्टेज हमारा हो जाएगा E। I यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते तो E विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I कॉमन निकाले R1 प्लस R2। सिंपल है। कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन C। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये हमने ऑलरेडी बता चुका था कि जो हमारा कॉमन सा सेशन है उसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है करके। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डेटा पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर। अभी देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको उसी दिन बताया था जिस दिन हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया था गाइस, कि आपको इस जो हमारा सेशन है उसमें से आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैक एंड फोर्थ वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अब देखिए अब क्या बताया कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का ये सेशन है, ये क्वेश्चन है हमारा। डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो है हमारा मैक्सिमम डिमांड। क्यों, अब देखिए डिमांड फैक्टर का जो रेशियो होता है हमारे पास मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। देखिए आप देख सकते हो मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड इसका फॉर्मूला हो गया, रेशियो हो गया। और जहां तक अगर हमारे पास में लोड फैक्टर की बात आती है, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होता है हमारे पास एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये हमारा मैक्सिमम डिमांड कॉमन है। अब ये आंसर कब आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स करा देते हैं, ठीक है। कब मार्क कर पाओगे, जब आपको ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के सारे फॉर्मूलेज, सारे रेशियोज आपको पता होगा। जैसे कि लोड फैक्टर का रेशियो 1 से कम रहता है, ज़्यादा रहता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो 1 से कम रहता है, ज़्यादा रहता है। ऐसे सारे क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता चुका कि इस वीडियो से एग्जामिनेशन में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे हर एग्जामिनेशन में, तो उसको अभी भी आप मार्कअप कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, मतलब समझते रहना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के ही समझ में आएगा। इसी के साथ आपको जो सेशन में रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस, तो आप इसको जरूर जाके चेक कीजिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में डेफिनेटली काम में आता है, ठीक है।
देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही दिया गया, अगर यहाँ पे पी का है, ठीक है, पी का वैल्यू बताया गया, ठीक है, ये पी का वैल्यू हमारे पास 150 ओम का, ठीक है, ये क्यू का वैल्यू हमारे पास में 180 ओम्स का है, ठीक है, और आर का वैल्यू हमारे पास 60 ओम्स का। ओके, तो सिंपली हमें पूछा गया था कि इस ए का वैल्यू कितना होगा, मतलब यहाँ पे जो ये लेग जो फॉर्म होगा ये डेल्टा में इसका रेशियो, ये इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा ए विल बी इक्वल्स टू, देखिए सिंपल है, पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू डिवाइड बाय इसके अपोजिट का कौन सा है, वो है हमारा आर, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है 150 प्लस ये हमारा क्यू का है 180, अब देखिए 150 इंटू 180 अपॉन इसका आर का वैल्यू कितना है गाइस, ये हमारे पास 60, ये आ जाता है इसका 3 सा, ठीक है, 150 इंटू 3 450 प्लस 150 कितना हो जाएगा हमारे पास में 600 प्लस 180 कितना हो जाएगा 780। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, 4 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 रेजिस्टेंस। देखिए गाइस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये हो गया R1 R2 R3 और R4, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, करेक्ट, ये हो गया हमारे पास में 100 वोल्ट का सप्लाई। अब यहाँ पे पूछा गया कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कब कौन से रेजिस्टर्स के अक्रॉस होगा, इसकी तो वैल्यू नहीं दी सर हमें, क्या हम लोग पता कर सकते हैं कि यस, जी हाँ हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ऑर्डर है, ये हमारा R4 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब चाहे जितने भी वैल्यू इसकी, अगर मान लो 1 हो, इसकी 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है R4 की, तो आपको पता है आई स्क्वायर आर ड्रॉप, ठीक है, ये किसके अक्रॉस में ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट हमारा सेम रहेगा, यहाँ से सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट, इसलिए, ठीक है, तो जहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हमें R4 में देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट रिसीव्स हाई प्रायोरिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम अथॉरिटीज। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इनमें से कौन सा एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट है उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, जिसका हमें हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है। अगर मान लो आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाने जा रहे हो, कोई आप दुकान भी खोलने जा रहे हो, सबसे कम कॉस्ट अगर आपकी लागत है, उसमें सबसे कम आपकी कॉस्ट लग रही है लेकिन उसका रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे। सिंपल है, जिन क्वेश्चंस को आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और उसको काफ़ी आसान भी है, तो उसको आप पहले प्रेफर करोगे, करेक्ट, कि इसको उसका हाई रिटर्न भी और उसकी कॉस्ट लो भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है यही ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The terminal track are named MT1, MT2 and G. What does MT stands for? सिंपल सा क्वेश्चन भाई, काफ़ी बार हम लोग आपको बता चुका है कि ये आपको जितने भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, उसके लेयर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वो हमारे वोल्टेज ऑपरेटेड है या फिर करंट ऑपरेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो टर्मिनल्स होते हैं अलग अलग, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ट्राइक का पूछा गया था, ठीक है, ओके, ट्राइक का, जहाँ पे हमारे पास गेट टर्मिनल एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, ट्राइक में अगर डायक की बात करें तो गेट प्रेजेंट नहीं रहता, ओके, तो इसमें जो MT1 MT2 टर्मिनल रहता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो MT का जो फुल फॉर्म रहता है गाइस, उसको हम लोग कहते हैं मेन टर्मिनल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहते हैं। काफ़ी सिंपल से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, मिनी ट्रैक, मिनी टर्मिनल, मिनी मेन ट्रैक, इस तरीके से मेन टर्मिनल इसका करेक्ट आंसर रहता है। हम लोग ये जानते हुए भी हम लोग एग्जामिनेशन में इसके छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। यही हमारा एग्जामिनर का अप्रोच होता है गाइस, कि आपको मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन में फंसा जा सके जहाँ पे आप मैक्सिमम सिली मिस्टेक कर सको, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ अ थायरिस्टर मे लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायरिस्टर। देखिए थायरिस्टर को टर्न ऑन करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो भी अलग अलग होती है, जैसे लाइट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, डीवीडीटी, गेट ट्रिगरिंग। लेकिन यहाँ पे जो डीवीडीटी ट्रिगरिंग है, ठीक है, हाई डिस्चार्ज के कारण ये जो है हमारे पास डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, हमारे डैमेज भी कर सकता है थायरिस्टर को, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, अब देखिए इंटरेस्टिंग कॉस्ट ये टॉपिक है गाइस, ठीक है, ये अभी हम लोग, ठीक है, टैरिफ के ऊपर हम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर टोटल कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की गई, उसका है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ए प्लस ये ए हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस हमारे बी रनिंग कॉस्ट होगी, और हमारे पास में देखिए ए जो है हमारे पास फिक्स्ड है, बी हमारे पास सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है, और सी जो है हमारी रनिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो ये जो बी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए ये जो ए रहता है, ये रहता है हमारी सालाना एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रहती है हमारी मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, ठीक है, ये एनुअल रहता है हमारा।
और ये इंडिपेंडेंट रहता है हमारे मैक्सिमम डिमांड के। हालांकि अगर हम लोग बी की बात करें, ठीक है, ये जो है हमारा कांस्टेंट है जो कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमारे मैक्सिमम डिमांड के साथ में, ठीक है, जो कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमारे मैक्सिमम डिमांड के साथ जो किलोवाट में रहता है, ठीक है, और ये हमें सेमी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमें बताती है, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनल रहता है हमारा, ये रहता है हमारा सेमी ये मैक्सिमम डिमांड के साथ में, मतलब कि ये जो बी प्रोपोर्शनल रहता है ये रहता है हमारे मैक्सिमम डिमांड के साथ में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस कितना फंडामेंटल, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हुए इन्होंने कितना डेप्थ में क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया गया। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आपको होना जरूरी है। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि द फिगर रिप्रेजेंट केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट्स एट अनइक्वल लेवल, ठीक है, S2 माइनस S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिएगा ये अनइक्वल सपोर्टेड है, ठीक है, एक मान लो एक हाइट पे है, ठीक है, पोल, और दूसरा हाइट पे। तो यहाँ पे जो सैग की रेट है वो कुछ इस तरीके से हमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये सैग जो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो S1 माइनस S2, ठीक है, यहाँ पे जो हाइट है इसके S1 माइनस S2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है हमारा X2 माइनस X1 के साथ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है WL अपॉन T X2 माइनस X1। X2 मतलब यहाँ पे देखिए ये जो हो गया, ये इतना डिस्टेंस है हमारा X2 और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये है X1, इसके प्रोपोर्शनल रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अब देखिए ये भी हम लोग काफ़ी रेगुलरली पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम लोग काफ़ी आउट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो नए रहेंगे क्वेश्चन वो तो आपको जरूर मार्क करके बताऊंगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ डीसी वोल्ट मीटर। देखिए डीसी वोल्ट मीटर की अगर हमें रेंज एक्सटेंड करनी होगी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, ठीक है। और मल्टीप्लायर का जो वैल्यू रहता है, ये जो रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, ओके, ये मल्टीप्लायर रहता है, इसकी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है वह हाई रहता है, ठीक है। किस में हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसके सीरीज में। एक लार्ज रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके सीरीज में विद द मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करते हैं, एमीटर की बात किया जाए तो इसके पैरेलल में हम लोग शंट कनेक्ट करते हैं, शंट का वैल्यू रहता है लो। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विन ब्रिज जो हम लोग अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आर्म्स रहते हैं ब्रिज के, जो सिंगल रेजिस्टेंस जहाँ पे रहता है वो कितने हैं, वो हमारे पास 2, ठीक है, वो है हमारे 2। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए ये जो ब्रिजेस पूछे गए, ओके, ये किसके लिए बनाया जाता है, ये उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। हालांकि और उसका कंस्ट्रक्शन फिगर के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ लिया गया। तो इसी तरीके से आपको आने वाले 2023 के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें जरूर नए से नए क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, चाहे वो कोर्सेज के माध्यम से हो, चाहे वो आपको रेगुलर सेशन के माध्यम से, लेकिन आपको PYQ कहीं पर भी मिस नहीं करने होंगे, ठीक है। तो जो हमारा विन ब्रिज ऑसिलेटर, ये हमारा 1 हर्ट्ज से लेके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये 1 हर्ट्ज से लेके हमारा 1 मेगाहर्ट्ज ये यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग सिंगल आयन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा सिंगल आयन टाइप हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ट्रिपल आयन, क्वाड्रपल आयन टाइप, डबल आयन टाइप ऐसे क्वेश्चन देकर आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। ये आप कब आप आंसर को सॉल्व कर सकते। देखिए फंडामेंटल को पहले तो ये जान लीजिएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ज़्यादा डिटेल में पूछा गया, लेकिन जो बेसिक्स है हमारे ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि इसके जो अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इसके अंदर डैम्पिंग कौन सी यूज़ की जाती है, ठीक है, एयर चैम्बर किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसमें कितने मैग्नेट्स रहते हैं, ये ग्रेविटी कंट्रोल से यूज़ होता है या फिर स्प्रिंग कंट्रोल से यूज़ होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कंट्रोलिंग के लिए किसकी जाते हैं। ये बेसिक अगर आपको क्लियर होते हैं ना गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से मार्क कर सकते हो विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मोटर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज हमारा मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो जाएगा इस मोटर के द्वारा, ये क्या रहेगा, ये रहेगा VRA माइनस IA स्क्वायर इंटू RA, ठीक है। IA स्क्वायर RA जो हमारा कॉपर लॉसेस है, करेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू 5 किलो ओम्स, कैलकुलेट द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन अबव। कितना सिंपल है गाइस, ठीक है। हम लोगों को थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसमें यहाँ पे हमारे पास में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमें निकालना है इस पॉइंट A और B के क्रॉस में, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो उस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देते तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, करेक्ट है। इसी का मतलब है कि हमारा ये 12 किलो ओम्स के और 4 किलो ओम्स के पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 4/12 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 16, ठीक है। ये आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 जा, ठीक है। ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है इक्वल, ये किसके सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस में, ये 8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 11, ओके। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि हमारे पास में थेवेनिन रेजिस्टेंस रहेगा 11 किलो ओम का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हो गाइस आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो टेंशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे लेंथ ऑफ द लाइन अपॉन स्पैन लेंथ बिटवीन द पोल ये हमारा 20 है, तो नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, ये भी मैं आपको बता दूँ 22 अगस्त 2021 को जो PGCL का एग्जामिनेशन हुआ था, इसी से यह रेफरेंस लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको, हालांकि हमने क्वेश्चन कराया भी है आपको, ठीक है। 22 अगस्त 2021 का भी रिसेंटली जो हमने पेपर कराया था उसके अंदर आपको मैंने कराया था। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर हमें नंबर ऑफ पोल्स लो टेंशन लाइन में अगर हमें कैलकुलेट करने रहते तो जो लेंथ अपॉन स्पैन इसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं, एक एडिशन कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लेंथ अपॉन स्पैन का रेशियो है 20, वो वैल्यू है हमारे पास 20, तो हम लोग इसको 1 एडिशन कर देते हैं, उसका वैल्यू निकल के आएगा 21। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए कितना सिंपल सा है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जो कौन सा एप्लीकेशन है वो मल्टीमोटर ड्राइव के लिए यूज किया जाता है। देखिए मल्टीमोटर ड्राइव के लिए इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है, तो वो है हमारा क्रेन का, ओके। एडवांटेजेस क्या रहते हैं मल्टीमोटर ड्राइव के लिए, हम लोग क्या करते हैं कि ये एक मोटर होगी, ठीक है, ओके। ये हमारा ट्रांसमिशन एलिमेंट होगा, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड रहता है, ये हमारे दूसरी मोटर रहते हैं, ये हमारा कनेक्टेड हो गया इसके साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म भी अटैच रहता है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीमोटर ड्राइव, ठीक है। तो ये एडवांटेज है हमारा इस मल्टीमोटर ड्राइव का कि ये हमारा काफ़ी प्रॉपर कंट्रोल, जो बेटर कंट्रोल प्रोसेस हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंडिविजुअल कनेक्टेड मोटर से थी, इसके जो एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है, वो हमारे हो गए क्रेन्स वगैरह में, ठीक है, क्रेन्स हो गया, हॉइस्ट हो गया, लिफ्ट्स हो गया, ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल मोशन एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते पेपर मिल में, टेक्सटाइल मिल में, फूड ग्राइंडिंग मिल में, हालांकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही हमें स्पीड चाहिए रहता है, ठीक है। तो हम लोग सिंगल मोटर ड्राइव से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन क्रेन्स वगैरह जहाँ पे थे वहाँ पे हम लोग मल्टी मोटर ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एक्साइटेशन इन्वॉल्व इन द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम शोन इन द फिगर इज व्हाट। अब देखिए नंबर ऑफ एक्साइटेशन कैसे फॉर्म होता है। एक मान लो आपने कोर ले लिया, ठीक है, इसको अपर कॉइल आपने यूज कर दिया, ठीक है, इसको आपने एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड करा दी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं एक फर्स्ट कॉइल है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा कॉइल फॉर्म हो चुका है, तो कितने मैग्नेटिक एक्साइटेशन होंगे यहाँ पे हो गए हमारे 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वाटमीटर मेथड। ये है तो हमने काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, इस कोर्सेज के अंदर हो रहा हो या फिर हमारे रेगुलर सेशन के अंदर काफ़ी बार कर चुका हो, और मैंने हर बार कहा है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और आज भी ये बात प्रूव हो चुकी है। इन द 2 वाटमीटर मेथड अगर हमारे पास 3 फेज मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो 2 वाटमीटर्स की रीडिंग कैसे, एक W1 का रीडिंग है 200 और दूसरा है उसी का है माइनस है, ठीक है, मतलब -200 है। तो यहाँ पे सीधा आप समझ लीजिएगा पावर फैक्टर कितना होगा 0। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टेबल से आप देख सकते हो अगर दोनों वाटमीटर की रीडिंग इक्वल एंड अपोजिट है तो उसका जो पावर फैक्टर एंगल रहता है, देखिए पावर फैक्टर बोला गया है, पावर फैक्टर एंगल रहेगा तो वो रहेगा हमारे पास 90 डिग्री, और cos फाई मतलब cos 90 डिग्री विल बी 0, पावर फैक्टर रहेगा 0। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी भी आप इसको नोट डाउन करके चलेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसिडरिंग द रोटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इन अ ब्लॉक स्टेट। अब देखिए ब्लॉक स्टेट है तो हमारे पास रोटर स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। रोटर स्पीड हमारी 0 है तो जो स्लिप रहेगा, ठीक है, वो हमारा कितना रहेगा 1, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रोटर फ्रीक्वेंसी, हम लोग निकालते हैं FR इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ FS। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितने, अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज है, अगर हमारे पास स्लिप के वैल्यू 1 आए तो जो हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1 × 50, ये भी 50 आ जाएगी, ठीक है। मतलब FR इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर द रेक्टिफायर सर्किट शोन इन द फिगर द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज पूछा गया। ये जो है फुल्ली कंट्रोल हमारे पास रेक्टिफायर है क्योंकि थायरिस्टर चारों जगह यूज़ किए गए। तो यहाँ पे जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन आता है वो निकल के आता है V0 2 Vm बाय पाई
कॉस ऑफ अल्फा। सेम आपको क्वेश्चन हमने कोर्सेज के अंदर भी कवर कराया गया, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। यहाँ पे अगर आपको आरएमएस वैल्यू पूछेगी तो होता है हमारा Vm/√2। ये बात आप भूलना, ये बात आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे देता है और पूछ लिया जाता है कि एवरेज है क्या करके, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन पे नहीं है, बट आपको दोनों भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम लोग ये इसका करेक्ट आंसर देखिए तो ये ट्वाइस Vm/π कौन से ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन बी में गिवन है, ट्वाइस Vm/π कॉस ऑफ अल्फा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडरिंग द सोलर पावर प्लांट द फिगर रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। याद होगा जिन एस्पिरेंट ने MPPGCL JEE सुपर एमसीक्यू कोर्स का ज्वाइन करके रखा था, उन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है उनकी तरफ से। मैंने आपको वहाँ पे रिन्यूएबल के अंदर सोलर, विंड वगैरह हो गया, टाइडल हो गया, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। तो जो यहाँ पे एक इमेज बताई गई, ये क्या सोलर सेल है, क्या सोलर मॉड्यूल है, क्या फिर सोलर अरे, यहीं पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बैटरी बैंक तो हो नहीं सकता। तो देखिए गाइस, ये जो है हमारा, ये हमारा सोलर अरे। देखिए सोलर अरे किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले रहता है एक फोटोवोल्टिक सेल, एक छोटा सा सेल हो गया, ठीक है। सेल के कारण बनता है मॉड्यूल। एक जो प्लेट निकल के आती है ना हमारी सोलर पैनल की, उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूल, ठीक है। उस मॉड्यूल को बनाते हैं हम लोग, पैनल बनाते हैं, ठीक है। और इन पैनल्स को अगर आप कंबाइन करते हो, कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ में, तो इससे एक अरे बन जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, हमारा एक सोलर अरे ही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट अ पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ से फीड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो कौन से सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे ज़्यादा करंट रहेगा। देखिए यहाँ से फीड हो रहा है तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है करंट, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। जाहिर सी बात है गाइस, ये नोड पे पॉइंट सी पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। मतलब ये जो AC सेक्शन है यहाँ से, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम करंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग सेक्शंस में, करेक्ट। तो इसलिए AC सेक्शन में यहाँ पे मैक्सिमम करंट रहेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से क्लास ऑफ कम्यूटेशन है वो हमारे सेल्फ कम्यूटेशन के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वो हमारे क्लास ए और क्लास बी। काफ़ी बार कर चुका होगा इसे, हम लोग 2020 से क्वेश्चन करते हुए आ रहे और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो जो क्लास ए है इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कम्यूटेटेड बाय रेजोनेटिंग सर्किट, एंड क्लास बी है सेल्फ कम्यूटेटेड बाय एन LC सर्किट। ओके, ये दोनों भी क्लास आते हैं हमारे पास में सेल्फ कम्यूटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रोटेक्टिव रिले जो AC सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं वो सेकेंडरी सर्किट ऑफ कौन से ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किए जाते हैं। देखिए हम लोग जो प्रोटेक्टिव रिलेज रहते हैं जिसमें रहता है हमारे पास में CT करंट ट्रांसफार्मर और तो रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग ऐसा तो नहीं गई 1000 किलो एम्पियर के लिए ये हम लोग करंट हमारा एमीटर को डेवलप कर सके, डेवलप तो ज़रूर कर सकते, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उसका प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कॉस्ट वो भी ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते 400:5। मतलब क्या है, 400 टर्न्स टू 5 में हम लोग इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं करंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जिसके कारण हम लोगों को अगर हम लोग 100 एम्पियर का भी एमीटर यूज़ किए तो भी हम लोग 1000 के लिए हमको प्रोपोर्शनली मेजर कर सकते हैं। यही होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का काम। तो ये प्रोटेक्टिव रिलेज जो है ये जनरली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो CT और PT के थ्रू हम लोग मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेट द AC पावर सिस्टम। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, विच इज द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ। देखिए पावर फैक्टर टैरिफ में अगर हम लोग टैरिफ की बात किया जाए तो इसमें अलग अलग टैरिफ रहता है। सबसे रहता है सिंपल, ब्लॉक, 2 पार्ट, मैक्सिमम डिमांड, नो पावर फैक्टर, 3 पार्ट, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर टैरिफ के अंदर सबसे पहले कौन से कैटेगरीज आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो रहता है हमारे पास में KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ रहता है, दूसरा रहता है हमारे पास में किलोवाट एंड KVAR, ठीक है। तीसरा रहता है हमारे पास में स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, ये भी हमारे इसका पार्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हमें टैरिफ के ऊपर जल्दी से जल्दी सेशन लेना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग टैरिफ के ऊपर एक डिटेल सेशन ले लें यूट्यूब पे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे और उसका आपको सेशन पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म बताएगी, हो गया हमारे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये हमारी करंट की वेवफॉर्म, दोनों भी साइनोसाइडल लेगा इस। तो देखिएगा इसका जो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर है, ठीक है, जो फॉर्म फैक्टर है हमारे वोल्टेज का, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्म फैक्टर है वोल्टेज का वो इक्वल रहेगा हमारे पास में करंट के। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या होता है, एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार बनता है, वो होता है हमारे पास में RMS/एवरेज, ठीक है। और पीक फैक्टर का जो हमारा डेफिनेशन बनता है, ठीक है, जो रेशियो बनता है ये होता है हमारे पास पीक फैक्टर डिवाइड बाय
RMS वैल्यू। ओके, तो जो फॉर्म फैक्टर है RMS अपॉन एवरेज, ये दोनों का हमारा सेम ही रहेगा, इसलिए इसका मतलब ये जो फॉर्म फैक्टर है, ठीक है, नॉट अ रेशियो पर्टिकुलरली, मैं फॉर्म फैक्टर की बात कर रहा था। जो वोल्टेज वेव है, ठीक है, और करंट वेव है, इनका सेम ही रहेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फॉर एनालाइजिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट दोज आर कंसिडर्ड एज अ शंट एलिमेंट। एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इन चारों एलिमेंट में से शंट एलिमेंट कौन से, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे जो लाइन रेजिस्टेंस रहता है और लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, ठीक है, जो लाइन रेजिस्टेंस रहता है और लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दोज आर कंसिडर्ड एज अ शंट, दोज आर कंसिडर्ड एज अ सीरीज एलिमेंट। लेकिन लाइन लीकेज ससेप्टेंस, ठीक है, ससेप्टेंस मतलब हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा रेशियो रहता है बी, ठीक है, ओके, और कंडक्टेंस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है, तो ये है हमारे शंट एलिमेंट का इस ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 और 4। अब देखिए एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, 3 फेज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हम लोग कंसिडर करके रखें, तो यहाँ पे जो आर है, ठीक है, ये हमारा सीरीज, और एक्सेल जो है, ठीक है, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, तो ये हमारा सीरीज एलिमेंट हो गया। हालांकि अगर हम लोग बी की बात करते हैं जो कि हमारा ससेप्टेंस है, ठीक है, हमारा शंट एलिमेंट है, और जो जी है हमारा, देखिए जी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जी विल बी इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r, ठीक है, तो इसको हालांकि रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसका यूनिट क्या रहता है, सीमेंस, ठीक है, ओके, या फिर मो करके हम लोग इसका यूनिट कंसिडर करते हैं। तो ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे ये होते हैं हमारे पास शंट एलिमेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए हम लोग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा सेशन हुआ था MPPGCL जी सुपर MCQ कोर्स में, एक टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया था, और मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा गाइस, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो IGBT है, उसका हाई इनपुट इंपिडेंस रहता है, ठीक है, उसका हाई इनपुट इंपिडेंस रहता है, ओके, जिस तरीके से मॉसफेट रहता है, ओके, और बेसिकली लो स्टेट पावर लॉस रहता है, ठीक है, BJT में, ओके, इट हैज़ अ लो स्टेट पावर लॉस, इट हैज़ अ हाई इनपुट इम्पिडेंस लाइक अ मॉसफेट एंड लो स्टेट पावर लॉस एज इन अ BJT। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन करके IGBT को फॉर्म किया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारा ऑप्शन डी। उस टेबल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज एनर्जी कंजर्वेशन इन अ लाइटिंग सिस्टम इज नॉट अचीवेबल, ठीक है, इसमें से जो एनर्जी कंजर्व मतलब हमें बिजली बचानी है, तो इसमें से कौन सी मेथडोलॉजी है अचीव नहीं कर सकता है वो उसको तरीके से अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ऑप्टिमम यूज़ करते हैं नेचुरल लाइट का, तो ये जो दिन का उजाला रहता है, ठीक है, जो हमारे नेचुरल सनलाइट रहती है उसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंजर्व होना है। अगर हम लोग फिलामेंट लैम्प को LEDs के साथ रिप्लेस करते हैं तो फिलामेंट लैम्प का अगर एक नॉन वोल्ट स्टैंडर्ड बल्ब आता है 60 वाट का, और LEDs का बल्ब आता है 9 वाट हो गया, 20 वाट हो गया, तो हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव करें। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, अगर कन्वेंशनल बलास्ट को इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस इस तरीके से दिया गया, रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट को हम लोग कन्वेंशनल बलास्ट से रिप्लेस करते तो ऑब्वियसली बात हम लोग एनर्जी और कंज्यूम करा रहे, ओके, तो ये हमारा एक मेथोडोलॉजी नहीं होगा, ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ के भी समझ सकते थे और आंसर आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हाउ द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द ओम मीटर, ओम मीटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स, ओके, ओम मीटर कितने टाइप्स में कंसिडर किए जाते हैं, तो वो हमारे 2 तरीके के, ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो शेप बताया गया है स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, यहाँ पे जो स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स का जो हमारा ट्रैक्शन का हमारा सेशन था गाइस, इसके अंदर ये कर्व किस तरीके से फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन, कोस्टिंग, ब्रेकिंग, रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हो रहा है गाइस, ये क्वेश्चन एस्पिरेंट ने भी कहा था कि इसका करेक्ट आंसर क्या है करके, जिसका करेक्ट आंसर जो आंसर के में बताया गया था, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, यही आंसर है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहती है, क्वाड्रिलेटरल कर्व ही है, ओके, स्पीड टाइम कर्व है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ठीक है, जो फर्स्ट ग्राफ हो रहा है स्टीप, वो हमारा एक्सेलरेशन का, उसके बाद में आता है कोस्टिंग, उसके बाद आता है हमारा R2S, ये आता है ब्रेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमारे सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ाया था गाइस, ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कोर्स के MPPGCL जी के सबसे पहला जो टॉपिक था उसके अंदर एज इट क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। तो 36 लाख वाट सेकंड मतलब कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द 3 फेज इंडक्शन इज नॉट सुटेबल, इनमें से कौन से एप्लीकेशन के लिए हम लोग
थ्री फेज इंडक्शन मोटर को यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट सूटेबल। यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन बताया गया था, मोटर भी चाहिए था। ओके, तो ये हमारा टू ड्राइवर टर्बाइन को ड्राइव करने के लिए हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल बताया गया है, ये कौन सा सिंबल है गाइस, ये डिपेंडेंट सोर्सेस है गाइस। ठीक है, अब आपको होगा कि सर यहाँ पे सिर्फ तो करंट सोर्सेस है, लेकिन अगर हमारे पास में ये डिपेंडेंट नहीं रहता तो यहाँ पे सिंपली ऐसा सर्कुलर ये रहता। ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस, देखिए क्योंकि ये एरो है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स, ये हालांकि करंट सोर्स है, इतना तो हम लोग जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यूज दी गई रहती तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते थे करंट कंट्रोल्ड है या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड है। हालांकि सिंपल है, करंट सोर्स तो है, तो हमारे दोनों भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये डिपेंडेंट है क्या, करेक्ट, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो फेज डायग्राम बताई गई है, ठीक है, फेजर डायग्राम है, तो यहाँ पे ये वी आर फेज है। ठीक है, और वी एल माइनस वी सी है। ठीक है, अब देखिए वी एल माइनस वी सी है, तो यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये हमारा डोमिनेंट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो ये हमारा जो सर्किट है ये मोर टुवर्ड्स रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये सीरीज सर्किट जो रहेगा जहाँ पे हमारा एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द एक्सी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकल के आ रहा है वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर है। ठीक है, अगर यहाँ पे वी सी माइनस वी एल रहता है तो हम लोग उसको कहते थे कि यहाँ पे एक्सी डोमिनेंट था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मार्क करते थे, लेकिन इसका अभी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर हैव अ टू वाइंडिंग इन द स्टेटर। दो वाइंडिंग रहती है सिंगल फेज मोटर्स के अंदर, तो वो ऐसी कौन सी मोटर है, वो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग हम लोग जिसको कहते हैं गाइस। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिक आउट द ऑड वन आउट कंसिडरिंग आर्क क्वेंचिंग मेथड इन अ सर्किट ब्रेकर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। देखिए दो तरीके के मेथड रहते हैं, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मेथड में रहता है हमारे पास में एसी सर्किट ब्रेकर, लेकिन आर्क क्वेंचिंग मेथड जो हमारी जो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट सेपरेशन आर्क प्रोड्यूस होते हैं उसको किस तरीके से हम लोग बुझाया जाए, कि किस तरीके से क्वेंच किया जाए, उसके ऊपर जो मेथोडोलॉजीज रहते हैं, तो उसमें हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम बोलते हैं लेंथिंग द आर्क मेथड, कूलिंग द आर्क मेथड। ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं स्प्लिटिंग द आर्क, ओके, रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारे डीसी सर्किट ब्रेकर के लिए लो कैपेसिटी और डीसी सर्किट ब्रेकर के लिए और लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात किया जाए इस करंट जीरो मेथड को, तो ठीक है, ये जो एम्प्लॉयड की जाती है फॉर एसी सर्किट्स ओनली। ओके, इसलिए हमारा ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कहता है, एक सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए जो इंडक्टेंस रहता है ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय लूप इंडक्टेंस, ये क्या रहता है। ये क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर में पूछा गया था एसएससी जेईई के। ठीक है, एसएससी जेईई के 2021 के पेपर में आपको क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था गाइस। ठीक है, तो जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये कितनी रहती है 0.5 टाइम्स ऑफ द लूप इंडक्टेंस, और इसका रेशियो अगर हमने बना लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको काम में आए थे, मैं आपको बताता हूँ। ये सेम क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में पूछा गया था। ठीक है, 24 मार्च को एक क्वेश्चन पूछा गया था, रीसेट वैल्यू बाय पिकअप वैल्यू का जो रेशियो रहता है इंडक्शन टाइप रिले के लिए, वो रहता है हमारा 0.9 से लेकर 0.95 के बीच में। ठीक है, सिंपल आपको इंडक्शन टाइप का रिले के ऊपर ये जो रेशियो है, इस तरीके से थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन हमें लगा गया, यह ऐसा आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्मिनल इन अ डायोड टू द नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन अ पावर डायोड। देखिए सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ टर्मिनल इन अ डायोड कितने रहते हैं, 2। पावर डायोड में रहते हैं 2। सिंपल है, 2/2 1 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका रेशियो आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा पावर डायोड का स्ट्रक्चर। नॉर्मल डायोड हमारा पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिर्फ 2 लेयर्स रहते हैं हमारे, कितने रहते हैं, पी और एन का। करेक्ट है, तो इसमें भी हमारे पास में टर्मिनल्स कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। एक हमारे पास एनोड हो गया, दूसरा हो गया कैथोड। यहाँ पे भी एनोड और कैथोड ही है हमारे पास, तो इसका रेशियो कितना बनेगा, ऑप्शन बी 2 आंसर मार्क करके बताना गलत हो जाएगा गाइस। ठीक है, 2/2 काफ़ी का, और हम लोग जल्दबाजी में 2 आंसर मार्क करके आते हैं, ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर सच दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, एमपीपीटी के लिए यूज करने के लिए हमें जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आरटीएच हो जाता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तब हम लोग कह पाएंगे कि मैक्सिमम पावर हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास में आरएल, ये जब सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है। किस तरीके से होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये 6 और 12 हमारे पैरेलल में आ जाएगा। क्या करेंगे, 6 × 12 अपॉन 6 + 12 18। ठीक है, 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा चार्ज फिर इस 3 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में है, इसमें लोग 3 ओम्स का सीरीज में ऐड अप कर देंगे। प्लस देखिए करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, तो ये हमारा जो 2 ओम्स का, ये भी हमारा सीरीज में आ जाएगा इसके। ठीक है, 3 और 2 5 + 4 होते हैं 9 ओम्स का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब हमारा 9 ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है,
जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा ये हमारा 9 ओम का रहेगा, तब हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, टू द लोड रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमारे कॉपर लॉसेस है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 50% रेटेड करंट पे, ठीक है, तो वो है हमारे पास 1500, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, PCU इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ, ठीक है, PCF मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज फ्रैक्शन लोड होता है। आगे हमारे पास 0.5 है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 50% है तो 0.5, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। PCU कितना है हमारे पास में 50% के ऊपर, वो हमारे पास में 1500, ठीक है, और हमें PCF फुल लोड पे हमें निकालना है, ठीक है। तो 0.5 मतलब क्या होता है, 0.5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.25, 0.25 हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं 0.25, विच इज इक्वल टू PCF, ओके। तो ये जो इसका वैल्यू निकल के आता है 6000 वाट। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। 30 to 40 सेकंड के अंदर मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट ऑफ द फॉल्ट इन द पावर सिस्टम आर मेनली ड्यू टू, मैक्सिमम जो फॉल्ट रहते हैं पावर सिस्टम में वो किसके कारण रहते हैं, इट इज ड्यू टू द ओवरहेड लाइंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, सिंपल है गाइस, ठीक है, नॉट ड्यू टू जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि काफ़ी प्रोन रहते हैं हमारे पावर सिस्टम में फेलियर्स के कारण, क्योंकि काफ़ी कबार क्या पेड़ गिर जाना, ठीक है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो ये इसके कारण हमारे पास ओवरहेड लाइन से मैक्सिमम हमारे फॉल्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। एक वैसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए सिंपल स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन एनर्जी कंजम्पशन टू अचीव 1% चेंज इन द नेशनल GDP इन अ स्पेसिफिक कंट्री ओवर द टाइम, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी इलास्टिसिटी। एनर्जी इलास्टिसिटी विकिपीडिया पे ऑल एज इट इज स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। ये टर्म जो यूज़ की जाती है सस्टेनेबल ग्रोथ के, जो डेवलपिंग वर्ड रहते हैं उसके लिए ये यूज़ की जाती है। ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस को आप हालांकि अगर नहीं आता तो स्किप किया तो भी चलता है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो एग्जामिनेशन में ये बात ध्यान में रखा करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था गाइस हमारे सेशन से। एलिमिनेशन की अगर हम लोग बात किया जाए तो हमारा इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी बताया कि डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, वो होता है इनवर्स ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर, इट इज़ 1 बाय मेंटेनेंस फैक्टर। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में भी बन सकता है या फिर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन जानना होगा इस काफ़ी प्रॉपर, वो आपको 60+ इंपॉर्टेंट MCQ जो हमारे सेशन बनाया था इस एलिमिनेशन के ऊपर, ठीक है, इसको आप जाके देख सकते हो। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अंडरग्राउंड केबल कंसिस्ट ऑफ अ फाइबरस मटेरियल, ठीक है। इसमें से जो अंडरग्राउंड केबल की लेयर रहती है इसमें फाइबरस मटेरियल रहते हैं। हालांकि उसी दिन मैंने आपको क्वेश्चन कराया था गाइस, बेडिंग और सर्विंग के अंदर रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। जो सर्विंग लेयर रहती है, ये लेयर रहती है हमारे पास फाइबरस मटेरियल की टू प्रोवाइड ओवर द आर्मरिंग, ठीक है। आर्मरिंग के द्वारा आर्मरिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बेडिंग रहता है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, इसके लेयर जो है, ठीक, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। सीक्वेंस भी ध्यान में रखिए, मतलब क्या कि इंसुलेशन के ऊपर हमारा मेटालिक शीट रहती है, ठीक है, इंसुलेशन स्क्रीन रहती है, उसके ऊपर मेटालिक शीट, उसके ऊपर बेडिंग, ठीक है, उसके ऊपर आर्मरिंग या फिर सर्विंग। एग्जामिनेशन में क्या कर लेगी कि बेडिंग के ऊपर मतलब मान लो सर्विंग के ऊपर बेडिंग रहता है या फिर मेटालिक शीट के ऊपर हमारा इंसुलेशन रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर थोड़ा सतर्क रह के ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCR जो बताया गया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए, तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करा दिया एनोड और कैथोड के अक्रॉस में, ठीक है, तो गेट सर्किट ओपन है, तो इस केस में हमारा कौन सी कंडीशन करेक्ट रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो जंक्शन है J1 और J2 हमारे फॉरवर्ड बायस रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने फंडामेंटल शुरू होते ही सेशन में इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इन द सर्किट शोन, अगर हमारा जो 5 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। अब देखिए इसको ओपन सर्किट कर दिया तो सर्किट इस तरीके से फॉर्म होता है। मैं फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी बार एस्पिरेंट का जो है दिक्कतें जाती है इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। तो ये जो हमारा R2 है ये इनसिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि करंट तो यहीं से फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा नहीं। तो ये रहने ना रहने से इसमें कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। सर्किट इस तरीके से बनेगा, तो जो हमारा R1 है और यहाँ पे रहेगा R3, ठीक है। तो जो R1 है ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है R3 के साथ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट इंडक्टेंस, फंडामेंटल के जो हमारा सेशन था पहले उसी से क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। मैंने आपको सीरीज एडिंग और पैरेलल एडिंग प्लस पैरेलल अपोजिंग प्लस सीरीज अपोजिंग के ऊपर सारे चारों भी कॉम्बिनेशन बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पे जो डॉट मार्किंग है कुछ इस तरीके से, ठीक है, डॉट मार्किंग कुछ इस तरीके से सीरीज एडिंग है। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है L1 + L2
प्लस ट्वाइस एम। सीरीज अपोजिंग रहता है, अगर डॉट मार्किंग कुछ यहाँ पे रहती थी, नया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से रहता था तो हमारे यहाँ पे माइनस हो सकता था। ओके, हालांकि इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। सिंपल है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन बन सकता है गाइस, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा एक कि एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर NMEEE का मतलब क्या होता है। NMEEE का मतलब होता है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। सिंपल है, आपको काफ़ी बार लगता होगा इसके एग्जामिनेशन में इस तरीके से फुल फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आज ही के इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फुल फॉर्म पे। पहला कौन सा था, ये MT का, मेन टर्मिनल का, जो ट्राइक का हमारा टर्मिनल रहता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, और NMEEE का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ये भी आपको पैटर्न जानना होगा और इसी पैटर्न के साथ पढ़ाई करनी होगी 2023 के लिए भी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है हमारे पास में, ठीक है, जो रन हो रही है। अगर हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये डिस्कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है, तो भी हमारी ये मोटर जो है रन करते रहेगी। ठीक है, मोटर कंटिन्यूज टू ऑपरेट्स लाइक अ सीरीज मोटर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज ऑफ अ डीसी जनरेटर विदाउट द कम्यूटेटर। अगर यहाँ पे क्या बताया गया, आउटपुट वेवफॉर्म पूछा गया हमारे पास में डीसी जनरेटर का विदाउट कम्यूटेटर, तो काफ़ी बार एस्पिरेंट ने यही आंसर मार्क करके आएंगे, जो कि सरासर गलत है। मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। विदाउट कम्यूटेटर भी हमारा कुछ इस तरीके से पल्सेटिंग हमारे पास, साइनोसाइडल हमारे पास पीक हमें देखने को मिलते हैं विदाउट कम्यूटेटर। अगर हम लोग कम्यूटेटर कराते तो ये रेक्टिफायर की तरह वर्क कर जाता है। ठीक है, तब जाके हमारा ये आंसर आता था ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपने आंसर ए मार्क करके आओगे तो गलत है गाइस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां होती है गाइस, वही हमें अवॉइड करनी रहती है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a house must be installed with 8 power socket outlets, then the total number of power sub circuit required is। ठीक है, अगर 8 पावर सॉकेट आउटलेट्स है, ठीक है, एक पावर सॉकेट आउटलेट में, ठीक है, हमें एक ही पावर सब सर्किट प्रोवाइड कराना रहता है, तो हमारे पास जो पूछा गया तो 8 पावर सब सर्किट की बात की गई, तो हमारे आधे हो जाएगी उस केस में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following cannot be connected in a lightning sub circuit। ठीक है, लाइटिंग सब सर्किट, नॉट अ लाइटनिंग अलग होता है कि लाइटिंग सर्किट मतलब क्या है, जो हमारे लो वाट का लाइटिंग सर्किट होता है, जहाँ पे हम लोग बल्ब या फिर बाकी छोटे मोटे पेरिफेरल्स कनेक्ट करते हैं, जिसका मैक्सिमम वाटेज रहता है 800 वाट। ठीक है, 800 वाट। ओके, उसके अंदर हम लोग इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, अप्लायंस नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, फैन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइट कनेक्ट कर सकते हैं, 5 एम्पियर का सॉकेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गीजर हम लोग वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मिनिमम वाटेज कितना रहता है, 2000 वाट हो गया, ठीक है, 3000 वाट हो गया। ठीक है, एसीज भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारे पास लाइटिंग सब सर्किट के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमिनेशन के अंदर जो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था गाइस, हमारे जो अभी रिसेंटली हमने आपको एलिमिनेशन का सेशन प्रोवाइड किया था, जो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर डिवाइड बाय मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर रहता है सेम सोर्स का, उसका जो रेशियो निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने आपको कॉपी उसको स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर होता है MSCP डिवाइड बाय MHCP। ओके, एज इट इज। अब देखिए, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए इल्यूमिनेशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा जानना है कि कौन से टॉपिक से आपको यूनिक टॉपिक्स ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पावर सिस्टम से काफ़ी बार एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट करके जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और इसीलिए हमारा जो UPPCL जेईई का था, MPPGCL जेईई सुपर MCQ कोर्स था, और बाकी OPTCL के लिए जो भी आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, यही होता है। जो 70% हम लोग जो कॉमन डेटा पढ़ चुके रहते हैं यूट्यूब पे भी वगैरह, ठीक है, वो तो हम लोग काफ़ी एस्पिरेंट वो कितना प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन दिलाते हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 30% हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रोवाइड कर सके, जहाँ से आपको स्कोर हो सके। ठीक है, जो एस्पिरेंट बाकी लोग नहीं सॉल्व करके आते वो आप सॉल्व करके आओ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करते रहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स मेक्स यूज ऑफ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें सॉलिड एज वेल एज लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा। लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कौन सा हो गया, ठीक है, ये इंसुलेटिंग ऑयल हो गया। ठीक है, तो देखिए वो इन सिंक्रोन जनरेटर में होगा क्या, नहीं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो है कूलिंग के लिए हम लोग कूलिंग और इंसुलेशन के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं और इस वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फंडामेंटल क्वेश्चन था गाइस, पढ़ते आप आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है,
एक ऐसा क्वेश्चन पता है, स्पीड है डीसी मशीन की वो 1500 आरपीएम है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट करते हैं, ठीक है। अगर आरपीएस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1500 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ रोटेशन, अभी हमें टाइम पूछा गया है गाइस, ठीक है, टाइम पूछा गया। तो टाइम क्या होता है, इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इनवर्स होता है हमारे पास रोटेशनल स्पीड का, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 1500, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे 1500 बाय 60 अगर ऑप्शन रहता है तो काफ़ी बार आंसर वहीं से भी मार्क कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 1500 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नेटवर्क बताया गया, ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए थे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1 और 5 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, अभी हम लोग यहीं पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये मान लो गया 6 ओम का, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट करा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 × 3 पैरेलल में कनेक्टेड डिवाइड बाय 6 + 3 9, ठीक है। या 1 जा, या 3 जा, या जाएगा 2 जा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 2 और 2 ओम्स का हमारा जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा 4 ओम्स, और यहाँ पे हमारा पैरेलल में हो जाएगा इसके 6 ओम के, ठीक है। तो क्या होगा, 4 × 6 अपॉन 4 + 6 विल बी इक्वल्स टू 10, या जाएगा 2 जा, या जाएगा 5 जा। ओके, इसका वैल्यू बन के आएगा, वो आएगा हमारे पास में 2.4। अब देखिए फाइनल सर्किट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, मैं बता देता हूँ। करेक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास 2.4, ठीक है, ये होगा 4, और ये होगा हमारे पास में 8, ठीक है। 8 + 4 विल बी इक्वल्स टू 10 + 2.4 विल बी इक्वल्स टू, देखिए 8 + 4 हो जाएगा हमारे पास में 12, ना कि 10, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया होगा। 12 + 2.4 विल बी इक्वल्स टू 14.4 ओम्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते थे इसको। देखिए काफ़ी खबर मैं आपको ये कहता हूँ कि विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड सॉल्व कर सकती है। क्यों कहता हूँ कि अगर आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस से कैसे आप आसानी से समझ लेते हो कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तब जाके आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द सर्किट रिप्रेजेंटेड एज अ सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर देन विद द यूजुअल नोटेशन x2 डैश, ठीक है, x2 डैश का वैल्यू क्या रहेगा। आपके लिए छोटा सा टास्क है गाइस, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये रेफर टू प्राइमरी या फिर रेफर टू सेकेंडरी, ये भी मुझे बताइएगा। छोटा सा टास्क है, आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो फीड वाटर रहता है, ठीक है, और फीड वाटर पंप से वो एंटर करता है बॉयलर में, ठीक है। वो किसके थ्रू जाता है, किसके होते हुए जाता है, वो आता है इकोनोमाइजर के थ्रू। तो इकोनोमाइजर क्या करता है गाइस, ये जो है इकोनोमाइजर, ये जो फ्लू गैसेस रहती है, जो हमारे बॉयलर से एक्सट्रैक्ट की गई गैसेस रहती है, इसके अंदर रहता है हीट कंटेंट, ये गर्म हवाएं रहती है, ठीक है, गर्म फ्लू गैसेस रहती है, ठीक है। तो इसका हीट इस्तेमाल कर सके, इसको रीयूटिलाइज कर सके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो फीड वाटर रहता है, ठीक है, जो फीड वाटर रहता है उसको हीटअप करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस हीट का यूज़ हम लोग करते हैं टू फीड अप द हीट वाटर, टू फीड अप द जो हमारा इनकमिंग वाटर जाता है, ठीक है, जो फीड वाटर पंप से पानी एंटर होता है हमारे बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो जो बॉयलर के अंदर जो फीड वाटर जाता है वो इकोनोमाइजर के होते हुए जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट गोज फ्रॉम द इकोनोमाइजर। ये एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइस भी सिंपल है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था और अभी भी पूछा गया है। ओके, अगर हमारा अल्फा जो है फायरिंग एंगल है, बीटा एक्सटिंक्शन एंगल है, तो हमारे SCR में इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सटिंक्शन एंगल, और अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ से मान लो हमारा SCR टर्न ऑन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटिंक्शन है, ठीक है। तो ये जो इतना एंगल होता है, ये होता है हमारे पास अल्फा गैस, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग एंगल या फिर फायरिंग एंगल, ठीक है। और यहाँ से एक्सटेंशन हो गया, तो यहाँ पे जो इतना डिस्टेंस है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा कंडक्शन एंगल गैस, ठीक है। और ये होता है हमारे पास बीटा माइनस अल्फा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन चुका था कि थोड़ा सा आपको फंडामेंटल से ज़्यादा आपको इस तरीके से पावर सेमीकंडक्टर से जो फंडामेंटल्स रहते, बेसिक्स रहते, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डिवाइसेस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। इनमें कौन सा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो गीजर में नहीं रहेगा गाइस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एसी जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, डीसी जनरेटर पे, जहाँ पे मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है वहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा। गीजर में क्या रहता है, सिंपली I² ड्रॉप रहता है, ठीक है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन बताएगी, देखिए अलग अलग होती है गाइस। सिंगल फेज होता है 2 वायर,
ठीक है, सिंगल फेज 3 वायर रहता है, 2 फेज 3 वायर, 2 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, ये अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन फिगर्स भी है वो भी आपको ध्यान में रहता है। तो ये कौन से है गाइस, ये है हमारे 2 फेजेस, ठीक है, 2 फेज 3 वायर सिस्टम है, 2 फेजेस है, ठीक है, 3 वायर्स है, करेक्ट। इस तरीके से आप आंसर मार्क कर सकते हो गाइस, ठीक है। नॉट नेसेसरीली आपको सारी चीज़ें रट के जाना है, एग्जामिनेशन में फंडामेंटल भी आप अप्रोच कर सकते हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल कैलकुलेटिंग द रेटिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ये हमने रेगुलर सेशन के अंदर कोर्सेज के अंदर जहाँ नहीं वहाँ ये क्वेश्चन देख चुके थे। कैसे देख चुके थे मैं आपको बताता हूँ। मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आता है याद है 2.55। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। इन्होंने जैसे उसको रेशियो के इसमें कन्वर्ट करा दिया और आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं गाइस, ठीक है, रेगुलर सेशन के अंदर भी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स है और टोटल नंबर ऑफ लेयर्स है रिस्पेक्टिवली हमारे स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में, ये कितनी होगी। अब देखिए इसके लेयर की बात करें तो यहाँ पे 2 लेयर आंसर मार्क करके बताना, तो इस लेयर को भी कंसिडर किया जाता है। ये 1, 2 और 3, ये 3 लेयर का है। तो हमारे ऑप्शन ए और हमारा सी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली स्टैंड भी आप काउंट कर सकते थे, ठीक है। उसका स्टैंड अगर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से भी काउंट करते तो भी आंसर आप मार्क कर सकते थे। हालांकि गलती हो सकती थी कि आपने 2 लेयर या फिर 3 लेयर में से कौन सा आंसर मार्क करके, अगर आपको नहीं पता है तो जनरली जो स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x + 1 इस फार्मूला से। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे x रहती है लेयर्स, ठीक है, x लेयर रहती है। यहाँ पे अगर हमारा 3 आंसर है, ठीक है, 3 लेयर का है, तो आप सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, आपको आंसर निकल के आएगा 19, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट यूजेस गियर बॉक्स मैकेनिज्म एंड इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर और गियर बॉक्स मैकेनिज्म हमारे विंड पावर एनर्जी के अंदर रहता है। ये हमने रिन्यूएबल के अंदर एमपीपीजीसीएल कोर्स में हमने जो भी रिसेंटली कोर्स पढ़ाया था उसके अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया एज इट इज। जहाँ पे नेसल या कंट्रोल क्या होता है ये हमने डिटेल में पढ़ाया था, किस तरीके से इसका पिच कंट्रोल वर्क करता है, ये सारी चीज़ें एनिमेटेड माध्यम से आपको पढ़ाई गई, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन करके रखा उनको पता होगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन सी, विंड पावर प्लांट के अंदर हमारे गियर बॉक्स मैकेनिज्म और इंडक्शन जनरेटर इंक्लूडेड रहता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द coupled coils shown in the figure, the value of mutual inductance is maximum provided that the coefficient of coupling K is what, ठीक है। अगर हमारे पास ये coupled coil है, यहाँ पे जो coefficient of coupling है, ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। कब, जब हमारे के का वैल्यू रहेगा 1, उसको हम लोग कहेंगे फुल्ली कपल्ड कॉइल। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। के का जो रेशियो होता है फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा, m/√L1 × L2, ये रेशियो बनता है इस एग्जामिनेशन में, ये भी काफ़ी कबार पूछा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर हमारे पास देखिए फंडामेंटल दिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आपको बताता हूँ। नॉर्टन्स हमें पूछा गया क्वेश्चन, हम लोग एक बार पढ़ लेते। कंसिडरिंग 40 ओम्स एज ए लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस कंसिडर करते, जो कि कनेक्ट किया गया बिटवीन ए और बी, ये नोड ए और बी की नोड के बीच में कनेक्ट किया गया। नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस है सर्किट का वो है हमारे पास 6.67 ओम्स। अगर हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस है सेम सर्किट का वो कितना रहेगा पूछा गया, अगर इस 40 ओम को हम लोग कन्वर्ट कर देते 80 ओम्स में। सिंपल है गाइस, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो रहेगा उसका 6.67। अब आप सर कैसे निकाला, अगर आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस को किस तरह, नॉर्टन थ्योरम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये अगर आपको क्वेश्चन देख लिया गाइस तो आप इसको आसानी से मार्क कर सकते हो। अब क्योंकि जो है हम लोग इस 40 ओम्स को जो है, ठीक है, इसको निकाल ही लेंगे, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे और हम लोग जो वोल्टेज सोर्स से इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो फिर भी अगर हमने यहाँ पे 40 लगाया फिर 80 लगाया, यहाँ पे जो 10 × 20/10 + 20, इसका वैल्यू कितना है 6.6666, ठीक है, मतलब 6.67। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में अप्रोच लगाना रहता है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर ब्रशेज नॉट एम्प्लॉयड, इनमें से कौन से मशीन में ब्रशेज नहीं रहते हैं गाइस, वो रहते 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। स्क्विरल केज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रोटर की वाइंडिंग है उसमें कोई भी एक्सेस नहीं रहता है, कोई भी स्लिप रिंग्स नहीं रहती, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, काफ़ी ईजी लगा हमें पेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द फॉलोइंग पावर प्लांट्स आर स्टीम बेस्ड, इसमें से कौन से पावर प्लांट्स है वो स्टीम बेस्ड है। स्टीम बेस्ड मतलब हमारे पास में थर्मल पावर प्लांट तो वो तुम्हारा इंक्लूड होता है, लेकिन विंड में हमारा स्टीम यूज होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस को ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सोलर और न्यूक्लियर तो होगा ही नहीं, ठीक है, हाइड्रो और न्यूक्लियर होगा नहीं, स्टीम तो हाइड्रो में नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट में अंदर बॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर वो स्टीम बेस्ड होता है करके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। सेलेक्टिविटी जो है ये हमारे रिले की होती है गाइस, ठीक है। रिले ये देख सके, ये सिलेक्ट कर सके कि हाँ सच में यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है या नहीं, ये सर्किट ब्रेकर का नहीं है वो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन गलत नहीं है, मार्क करके आना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बताया गया, तो जो रेशियो है ISH/I ये ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। क्यों रहेगा, जनरेटर की बात की जाइए, जनरेटर से मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे आर्मेचर है यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये IA, तो जाहिर सी बात है ये IA है मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ISH प्लस IL, ठीक है, या फिर ये इक्वल रहेगा, करेक्ट है। मतलब क्या ये जो करंट IA जा रहा है, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स टेक द पर्पल कलर, ठीक है, ये जो IA करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है यहाँ पे लोड पे भी और ISH में, तो जाहिर सी बात है जो हमारा IA का वैल्यू है ये ग्रेटर देन है, ये ज़्यादा है हमारे ISH से, ठीक है, ISH से, क्योंकि काफ़ी कम हमारा करंट लगता है, ठीक है। अगर IA ग्रेटर है हमारा ISH से, तो जो रेशियो क्या है जो है ISH डिवाइड बाय IA ये लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ISH का वैल्यू कम रहेगा एज कम्पेयर टू द I, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इट इज सो दैट कि हमारा जो रेशियो रहेगा इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक हमारा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, कौन से पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जो चिमनी से द्वारा बाहर निकाल के जाते हैं, ठीक है, फ्लू गैसेस जो निकालते हैं हम लोग बाहर, ठीक है, तो वो जो है उसमें से जो डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करने का काम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कहता है, ठीक है, सो दैट वो पॉल्यूट ना कर सके हमारे एटमॉस्फेयर को, ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केबल और कंडक्टर इज यूजुअली द शॉर्टेस्ट इन द लेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा केबल या फिर कंडक्टर है वो शॉर्टेस्ट रहता है लेंथ में बाकी के कंसिडर में, तो वो रहता है हमारा सर्विस मेन। ओके, फीडर, ट्रांसमिशन लाइन और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट लेता है सर्विस मेन। सर्विस मेन मतलब क्या, ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया आपका घर, ठीक है, ये पोल से लेके आपके घर पे यहाँ पे अगर हमारा एनर्जी मीटर लगा है, ये जो कनेक्टर रहता है, ये जो वायर रहता है, केबल्स रहता है, उसको हम कहते हैं सर्विस में, सबसे शॉर्टेस्ट रहता है, ठीक है, अमॉन्ग द अदर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये थे केस सबसे पहले शिफ्ट के जो 75 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन MPPGCL JEE के। किस तरीके से आपको लगा सोल्यूशन का एनालिसिस का हमारा ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जल्दी से जल्दी मैं आज या फिर कल मैक्सिमम आपको ये सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 3 का भी, ठीक है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अगर आपको इनका भी सोल्यूशन चाहिए होगा मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन मैं आपके साथ टाइम टू टाइम करते रहता हूँ। रिसेंट सेशन को आप देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो गाइस, और हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सेशन में।